अस्सलाम वालेकुम। उर्दू गैलेक्सी में एक बार फिर से खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। रेहाना मुझसे नाराज़ थी और मैं बहुत परेशान था। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, मगर रेहाना की नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। रेहाना से मेरी मुलाकात उस वक्त हुई थी जब मैं मैट्रिक के इम्तिहान देकर गांव गया था। रास्ते में रेहाना कुएं पर पानी भर रही थी और वो मुझे पहली ही नज़र में बहुत अच्छी लगी थी। रेहाना को अपने घर देखकर मैं हैरान रह गया। बाद में दादी से मालूम करने पर पता चला कि वो मेरी दूर की कज़न है, यानी मेरी दादी के भांजे की बेटी। ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई, क्योंकि हमारे ख़ानदान की बरसों से रिवायत है कि शादी बिरादरी से बाहर किसी सूरत नहीं हो सकती। फिर मैंने अम्मी से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अम्मी ने भी जालिम समाज का किरदार अदा करने की बजाय एक अच्छी माँ होने का सबूत दिया और मेरी और रेहाना की मंगनी बड़े आराम और सुकून से हो गई। और ये तय पाया कि जब मुझे जॉब मिल जाएगी तब मेरी शादी हो जाएगी। फिर 4 साल गुजर गए। मैंने बीए का इम्तिहान दिया और गांव आ गया। 4 सालों में मेरा रेहाना से मुस्तकिल राब्ता रहा और मुझे ये जानकर शदीद हैरत हुई कि रेहाना महीने में एक मरतबा चांदनी रात में जंगल जाती है। मैंने जब रेहाना से इसकी वजह पूछी तो वो बोली, जमील, जंगल में चांदनी रात में बहुत मज़ा आता है। वहाँ शबनम से भीगी हुई नरम नरम घास पर नंगे पैर चलते हुए बहुत लुत्फ़ महसूस होता है। रेहाना की बातें सुनकर मैं वर्ताए हैरत हो गया। मैंने रेहाना से कहा, अगर कोई जंगली जानवर या दरिंदा तुम्हारी उस नरम नरम घास पर आ गया तो मेरा क्या होगा? मेरी बात सुनकर रेहाना बोली, कुछ भी नहीं होगा, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। मैं गुस्से में भूल गया कि रेहाना लफ्ज़ ढीठ को किस कदर नापसंद करती है। मैंने कह दिया, रेहाना तुम बहुत ढीठ हो, और रेहाना नाराज़ हो गई। 2 दिन गुजर गए थे और रेहाना राज़ी नहीं हुई थी। मैं बहुत परेशान था कि रेहाना को कैसे राज़ी करूं। मैं सोच ही रहा था कि मेरा दोस्त फवाद आ गया। क्या हुआ जमील, क्यों इतने गुमसुम हो? फवाद ने मुझसे पूछा। मैं बोला, यार रेहाना मुझसे नाराज़ है, कैसे मनाऊं उसको? फवाद कुछ देर खामोश बैठा रहा और कुछ सोचता रहा। फिर एकदम बोला, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? मैंने जल्दी से पूछा। तुमने मुझे बताया था कि रेहाना हर चांद की 14वीं रात जंगल में गुजारती है। तुम भी कल जंगल में जाकर उसको सरप्राइज़ देना, वो एकदम मान जाएगी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, ये रेहाना को मनाने का बेहतरीन हल है। तो ठीक है, कल वो जंगल में जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम जंगल चले जाना, फवाद ने कहा। मैं बोला, यार अकेला जंगल में जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलो। फवाद ने पहले तो पसोपेश की, बाद में अपना सर इस बात में हिला दिया। मैं कैसे जंगल में आया था मुझे मालूम नहीं था, लेकिन शायद मैं रास्ता भूल गया था। अब इस घने जंगल में शायद मैं रास्ता तलाश कर रहा था, मुझे खुद नहीं मालूम था। मैं एक अजीब गोशे में आ गया था। यहाँ लंबी लंबी घास उगी हुई थी। एक तरफ लंबा चौड़ा गड्ढा था, जबकि उस गड्ढे के करीब एक दरख्त था। वो दरख्त पत्तों से बेनियाज था, लेकिन उसकी शाखों के सिरों पर नई कौंपलें फूट रही थी और उन नई कौंपलों से सुर्ख सुर्ख कतरे ज़मीन पर नीचे गिर रहे थे। मैं तजस्सुस के मारे उस दरख्त तक आया और ये देखकर मेरी खौफ से जान ही निकल गई कि वो कतरे खून के हैं। मैंने दरख्त के नीचे देखा तो ज़मीन पर मुझे साफ नज़र आ रहा था, वहाँ एक ताबूत रखा हुआ था। फिरोज़ी रंग का वो ताबूत मुझे तो बड़ा ही अजीब सा लगा, लेकिन अचानक कोई साया उड़ता हुआ आया कहीं से और उसने मुझे ऐसे उठा लिया जैसे मैं कोई मोम की गुड़िया हूँ। वो मुझे उठाकर ले जा रहा था कि अचानक कहीं से तेज़ तूफान आया और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। न जाने कैसा पुरस्रार ख्वाब था। मैं खौफ से चूर चूर हो चुका था। मैंने पास पड़ा हुआ पानी का जग देखा, मगर उसमें पानी ख़त्म हो गया था। मैं किचन में गया, वहाँ जाकर पानी पिया और वापस अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेटकर सो गया। सुबह मेरी आंख ज़रा देर से खुली। नाश्ते वगैरह से फारिग हुआ तो अम्मी की कॉल आ गई। अम्मी शहर में थी। मैं इस मरतबा गांव में अकेला आया था। अम्मी से बात हुई तो उन्होंने अब्बू से भी बात करवा दी। अब्बू के पास खुद तो कॉल करने का टाइम नहीं होता था, क्योंकि वो अपने कारोबार में बहुत मसरूफ़ होते थे। रिवायती बातों के बाद सिलसिला मुनक़ता हो गया। मैं सहन में चारपाई पर बैठा हुआ रेहाना के बारे में सोच रहा था कि दादी ने मुझे आवाज़ दी, जमील बेटा इधर आओ। मैं दादी के पास गया जो किचन में कुछ बना रही थी।
दादी आप क्यों काम कर रही हैं? चाची से कहती वो बना देती। दादी को काम करता देखकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, दादी बोलिए। बेटा आसिया तो मुझे मना कर रही थी, लेकिन मेरा दिल लौकी का हलवा खाने को कर रहा था और आसिया के हाथों का बना हुआ हलवा मुझे पसंद नहीं। दादी आपने मुझे क्यों बुलाया? मैंने पूछा। दादी ने टिफ़िन में हलवा डालते हुए कहा, ये जाकर तुम आबिद के घर दे आओ। मैंने बिना कुछ कहे दादी से टिफ़िन लिया और मामू के घर की तरफ चल पड़ा। आबिद दादी के भांजे, मेरे मामू और रेहाना के अब्बू थे। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं अंदर चला गया तो सामने बैठी रेहाना ने मुंह फुला लिया। मैंने भी सोच लिया था कि अब इसकी मिन्नतें नहीं करूँगा। ये दादी ने भिजवाया है, मैंने टिफ़िन मेज़ पर रखते हुए कहा और बाहर निकल गया। पीछे से मैंने रेहाना की बुड़बुड़ाहट सुनी। खड़ूस कहीं का। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और वापस घर की तरफ हो लिया। मैं 2 कदम ही चला था कि सामने से मैंने फवाद को आते हुए देखा। मुझे इस रास्ते पर देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। मैंने तुझे मना किया था ना कि तू रेहाना से कोई बात नहीं करेगा। हम आज रात जंगल में जाकर उसको सरप्राइज़ देकर मना लेंगे। मगर तुझे मेरी बातों पर यकीन कहाँ है? तेरे नज़दीक तो मैं अहमक हूँ ना। हस्बे रिवायत हस्बे मामूल उसका नॉन स्टॉप रेडियो का बटन ऑन हो गया था। मेरे यार मेरी बात सुन। मैंने उसको शानों से पकड़कर कहा, ठंडे हो जाओ यार, मुझे दादी ने हलवा देने के लिए भेजा था और तुम हो के शुरू हो जाते हो। माफ़ करना यार, फवाद बोला और मैंने इस बात में सर हिला दिया। रात हो रही थी और मैं लेटा हुआ था कि फवाद का मैसेज आ गया, मैं बाहर आ गया हूँ, जल्दी निकलो। तुम वहीं रुको, मैं 5 मिनट में आता हूँ। तकरीबन आधे घंटे में हम जंगल के वस्त में खड़े थे। यार तेरी महबूबा तो कहीं नज़र नहीं आ रही, फवाद ने मुझे चिढ़ाने के लिए कहा। मैं भी झट से बोल पड़ा, तमीज़ से नाम लो, वो तेरी भाभी है। फवाद न जाने क्यों चुप सा हो गया। हमने रेहाना को ढूंढना शुरू कर दिया मगर वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। अचानक फवाद रुक गया। क्या हुआ? फवाद से मैंने पूछा। यार जमील माफ़ करना, फवाद ने कहा। मैं बोला, किस लिए माफ़ी मांग रहे हो? फवाद नदामत से चूर लहजे में बोला, यार आज चांद की 13वीं रात है और मैं जज्बात में ये समझ बैठा कि ये चांद की 14वीं है। रेहाना आज नहीं आएगी, हमें कल फिर आना होगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? मैं गम गुस्से की हालत में बोला, ये जंगल है, तुम्हारा कोई होटल नहीं, चलो वापस। मैंने कहा और हम दोनों चारों सिमतों की तरफ देखने लगे। रेहाना को ढूंढते ढूंढते हम न जाने किस तरफ आ गए थे। किस सिमत जाना है? मैंने फवाद से पूछा। मुझे तो खुद नहीं मालूम, फवाद बगले झांकने लगा। धैत तेरी की, अब क्या होगा? मैं वाकई परेशान हो गया था। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चलो शुमाल की जानिब चलते हैं, शायद रास्ता मिल जाए, फवाद ने कहा। मैंने जवाब दिया, फवाद ये सारी गलती तुम्हारी है। पहले तुमने कहा कि आज चांद की 14वीं है, हम भूल गए और अब इस तरह रिएक्ट कर रहे हो जिसे कुछ हुआ ही नहीं हो। फवाद बोला, जमील ये वक्त लड़ने का नहीं है, हमें वापसी का रास्ता ढूंढना है। और फिर मैंने इस बात में सर हिला दिया। हम दोनों एक अजीब सी जगह पर आ गए थे। यहाँ लंबी लंबी घास उगी हुई थी। हम मोहतात होकर आगे बढ़ रहे थे। उस घास में सांप वगैरह का भी डर था। मैंने दूर से पानी का एक तालाब देखा तो हैरान रह गया। ये मैंने पहले कभी ना देखा था और देखता भी कैसे। मैं पहले कभी इस जंगल में ना आया था। बेख्तियार मुझे मेरा ख्वाब याद आ गया। यार फवाद, मुझे डर लग रहा है, मैंने कहा। फवाद बोला, डरने की ज़रूरत नहीं है, हम जंगल से निकल जाएंगे। बातें करते करते हम आगे उस तालाब के पास आ गए थे। उस तालाब से ज़रा हटकर एक दरख्त पत्तों से बेनियाज किसी भूत की मानिंद खड़ा था। दरख्त के करीब दूधिया रोशनी फैली हुई थी और करीब की सारी चीज़ें बड़ी वाज़े नज़र आ रही थी। दरख्त की नई कौपलों से सुर्ख सुर्ख बूंदें नीचे ज़मीन पर गिर रही थी। तो क्या मेरा ख्वाब हकीकत में बदल रहा है? मैं यही सोच रहा था। फवाद दरख्त के पास पहुंच गया और फिर खौफजदा लहजे में बोला, यार इस दरख्त से तो खून की बूंदें गिर रही हैं। मुझे कोई आसेबी मामला लगता है, यहाँ से फ़ौरन निकलो। मैंने इस बात में सर हिलाया और वहाँ से तकरीबन हम भागने लगे। आधे घंटे की तगोदो के बाद बिलाखिर हम जंगल से निकलने में कामयाब हो गए। यार मैं अब रेहाना को कैसे मनाऊंगा? मेरी बेबसी दीदनी थी। फवाद चिढ़कर बोला, यहाँ हम मौत के मुंह से बाहर निकले हैं और तुझे अपनी महबूबा की पड़ी हुई है, तो क्या तुम कल नहीं आओगे मेरे साथ? मैंने बेबसी से कहा। नहीं, फवाद ने कहा, मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत अजीज़ है, मैं इसे दाव पर नहीं लगा सकता। अच्छा अब मैं जाता हूँ।
फवाद ने कहा और अपने घर की तरफ मुड़ गया। मैं भी घर आया और शुक्र किया कि सब सो रहे थे। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 2:45 का वक्त था। मैं जल्दी से बिस्तर में घुसा और सो गया। सुबह मेरी आंख 11 बजे खुली। सर भारी हो रहा था और बुखार भी हो रहा था। मैं हिम्मत करके उठा और जाकर नीम गर्म पानी से नहाया और फिर चाय पीने के बाद तबीयत ज़रा बहाल हुई। अब मैं बाहर निकल आया और एक तरफ चलने लगा, बेमकसद ही। मैं सोच रहा था कि क्या करूं, रेहाना को कैसे मनाऊं। ऊपर से फवाद मेरे साथ जंगल में चलने के लिए तैयार नहीं। कल रात जो हुआ उसने मेरे आसाब को बौखला कर रख दिया था। मैं उस पुरस्रार दरख्त के बारे में सोच रहा था। इंसान की फितरत में तजस्सुस का मादा कुछ ज़्यादा पाया जाता है। मुझे भी तजस्सुस था। मैं जानना चाहता था कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन फवाद साथ चलने के लिए तैयार ना था। सोचते सोचते पता भी न चला कि मैं कब रेहाना के घर के करीब आ गया। मुझे पता न चला। मैंने सोचा एक कोशिश और कर लेता हूँ और मैं रेहाना के घर के अंदर चला गया। रेहाना की अम्मी का तो बहुत पहले इंतकाल हो चुका था। कोई बहन भाई भी ना था और मामू खेतों में काम करते थे, इसलिए रेहाना अकेली ही होती थी। मैं घर में दाखिल हुआ तो रेहाना दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। मैं रेहाना के करीब चला गया। रेहाना ने मुझे देखा और बोली, अब्बू घर में नहीं हैं, क्या काम है तुम्हें? रेहाना, मैं माजरत करने आया हूँ, मैंने कहा और रात में होने वाला सारा वाकया उसको बता दिया। मेरी बात सुनकर रेहाना बोली, तुम क्या सच कह रहे हो? तुम्हारी कसम मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कहा। तो ठीक है, कल रात हम दोनों उधर चलेंगे और देखते हैं कि क्या माजरा है, रेहाना फैसलाकुन लहजे में बोली। लेकिन रेहाना कुछ गलत ना हो जाए, मैं बोला। रेहाना बोली, कुछ नहीं होता। मैं भी रेहाना की नाराज़गी के डर से चुप हो गया। दूसरे रोज़ की शाम बहुत सुहानी थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी और मैं सहन में बैठा चाय पी रहा था। थोड़ी देर पहले अम्मी का फ़ोन आया था। वो वापस आने का कह रही थी और मैंने भी कह दिया कि मैं 1 हफ्ते बाद आ जाऊंगा। थोड़ी देर बाद फवाद आ गया। जमील कैसे हो, उसने पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम्हारी वो दुआएं हैं जो तुमने कभी की ही नहीं। अच्छा यार, सॉरी। हम कल जंगल में जाएंगे और पता लगाएंगे कि उस दरख्त के क्या इसरार हैं। मैंने फवाद को बताया कि रेहाना मुझसे राज़ी हो गई है और वो भी उस दरख्त के इसरार जानना चाहती है। तो ठीक है, कल रात हम तीनों जंगल में जाएंगे, फवाद ने कहा। मैं बोला, यार पहले मैं रेहाना से पूछ लूँ कि वो तुम्हें साथ ले जाने पर आमादा भी है कि नहीं। ठीक है, उसे कॉल या मैसेज कर दो। मैंने रेहाना को मैसेज किया और उसने बताया कि फवाद हमारे साथ जाना चाहता है। कुछ ही देर में उसका जवाब आ गया, 1 से भले 2, 2 से भले 3। रेहाना ने रात को हमारे घर रुकने का इरादा किया था ताकि हम रात को आसानी से जंगल की जानिब जा सकें। रेहाना चाची के कमरे में सोई थी, बल्कि सोने की अदाकारी कर रही थी। रात 9 बजे मैंने रेहाना को मैसेज किया कि चलो बाहर आ जाओ। थोड़ी देर में रेहाना सहन में आ गई। फिर हम दोनों घर से बाहर गली में निकल आए। गली सुनसान और वीरान थी। ये फवाद कहाँ मर गया? रेहाना ने पूछा। मैं उसे फ़ोन करता हूँ, मैंने कहा और अपना मोबाइल निकाला तो बैटरी लो की वजह से शट डाउन हो चुका था। अचानक सामने से फवाद आता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में कुछ था। जब वो करीब आया तो उसके हाथ में एक कुदाल थी। रेहाना बोली, ये क्यों लेकर आए हो? फवाद बोला, जंगल में किसी भी जंगली जानवर से टकराव हो सकता है, इसलिए लेकर आया हूँ। खैर, हम तीनों जंगल की तरफ चल पड़े। हम जब जंगल में पहुँचे तो रेहाना बोली, किधर है आपका वो पुरस्रार दरख्त? मैंने कहा, रेहाना जंगल बहुत वसी है, हमें दरख्त ढूंढना पड़ेगा। तो चलो ढूंढते हैं, रेहाना बोली। रेहाना, तुम्हें डर नहीं लग रहा? फवाद बोला। रेहाना ने जवाब दिया, किस बात का डर? रेहाना, तुम वाकई बहुत अलग हो, वरना तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती तो वो कपकपाती। मेरे लहजे में रेहाना के लिए सताइश थी। रेहाना फौरन से बोली, ज़्यादा मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिस काम के लिए आए हो वो करो। आधे घंटे से कुछ ज़्यादा का वक्त लगा था हमें वो जगह ढूंढने में। बिल्कुल वैसी ही जगह थी जैसी हम छोड़कर गए थे। रेहाना ने उस पुरस्रार दरख्त का बगौर मुशाहिदा किया। अब हम कैसे जानेंगे ये सब क्या है? फवाद बोला, एक तरीका है, हम दरख्त के नीचे खुदाई करते हैं। और वैसे भी मैंने ख्वाब में देखा था कि दरख्त के नीचे एक फिरोजी रंग का ताबूत है। मैंने कहा, तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? फवाद बोला। मैंने चिढ़कर कहा, अब हर बात तुम्हें बताना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल, फवाद ने कहा। इस वक्त लड़ो मत, रेहाना बोली।
بعد में लड़ना पहले खुदाई करते हैं। मुझे रेहाना पर बहुत हैरत हो रही थी। ये तो मैं जानता था कि वो एक बहादुर लड़की है, लेकिन इतनी बहादुर है इस बात का मुझे पता नहीं था। फवाद और मैंने खुदाई शुरू कर दी। आधे घंटे की खुदाई के बाद मिट्टी का रंग हरा होने लगा। ये मिट्टी तो अजीब रंग की है, यकीनन कुछ ना कुछ तो है, रेहाना ने कहा। अचानक मुझे खुदाई के दौरान यूं महसूस होने लगा कि नीचे कोई खुरदरी चीज़ है। मैंने फवाद से कहा कि नीचे कोई खुरदरी चीज़ है, हाथों से मिट्टी हटाओ। फवाद ने इस बात में सर हिलाया और हम हाथ से मिट्टी हटाने लगे। आज भी इस जगह साफ व शफाफ दूधिया रोशनी मौजूद थी और हर चीज़ वाज़े नज़र आ रही थी। जल्द ही हमने फिरोज़ी रंग का एक तख्ता देखा और मज़ीद खुदाई के बाद पता चला कि वो ताबूत है। मैंने और फवाद ने ताबूत बाहर निकाला। रेहाना दिलचस्पी से ये मंजर देख रही थी। वो बोली, जल्दी से ताबूत को खोलो। ताबूत को ताला नहीं लगा हुआ था। हमने आसानी से ताबूत खोल दिया। ताबूत को खोलना था कि हम तीनों को हैरत के झटके लगने लगे। ताबूत में खुबरू हसीना लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी, बाल सुनहरे थे और उसने लंबी सी पोशाक पहनी हुई थी। करीब ही एक छोटा सा शीशे का बक्स मौजूद था। छोटा सा था और उसमें खूनी रंग की एक जिल्द वाली मोटी सी किताब थी। ये सब क्या है? रेहाना हैरत से बोली। हम दोनों क्या जवाब देते? हम दोनों भी वर्ताए हैरत थे। मैं बोला, हमें किताब को देखना होगा, क्या पता इस इसरार से पर्दा उठाने के लिए कोई इशारा मिल जाए। रेहाना बोली, जमील ठीक कह रहा है, किताब उठाओ। मैंने वो बक्स उठाया और ज़मीन पर दे मारा। मैंने किताब उठाई। सामने टाइटल पर उस लड़की की ही तस्वीर थी। किताब का नाम जालिम सलातिया था। किताब उर्दू में और हाथ से लिखी गई थी। हम तीनों वहीं बैठ गए। मैंने किताब खोली। दूधिया रोशनी इस कदर थी कि किताब की तहरीर साफ तौर से नजर आ रही थी। किताब की तहरीर कुछ यूँ थी। सब जानते थे कि बादशाह बहुत रहमदिल है, मगर अपना रौब दूसरे लोगों पर रखना चाहता था। उस वक्त भी बादशाह अपने उसी रोब व दबदबे से अपने तख्त पर बराजमान किसी किताब के मुताले में मशगूल था कि उसका मुकर्रिब ख़ास उस कमरे में दाखिल हुआ और झुककर आदाब बजा लाया। ज़िल्ले इलाही, मेरे यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है। मैं कुछ दिन अपने अहले खाना के साथ गुजारना चाहता हूँ। बादशाह ने अपने मुकर्रिब ख़ास की तरफ देखा और फिर एकदम मुस्कुराते हुए बोला, बहुत मुबारक हो तुम्हें। बेटी का नाम क्या रखा है? मुकर्रिब बोला, बादशाह सलामत, उसका नाम उसकी माँ ने सलातिया रखा है। बहुत खूबसूरत नाम है। ठीक है, हम तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी देते हैं। मुकर्रिब ने एक बार झुककर बादशाह की ताज़ीम की और चला गया। मुकर्रिब के जाने के बाद वहाँ एक गोल मटोल सा बच्चा हाजिर हुआ। आओ मेरे बेटे, बादशाह बोला। वो बच्चा बादशाह का बेटा था। उसका नाम जंताश था। बाबा जान, अभी थोड़ी देर पहले कौन आया था? जंताश ने पूछा। बादशाह ने अपने बेटे को अपने करीब बिठाया और बोला, मेरा मुकर्रिब ख़ास आया था कुछ दिन की छुट्टी लेने के लिए। छुट्टी क्यों? जंताश ने एक बार फिर सवाल किया। उसके घर प्यारी सी बेटी पैदा हुई है, इसलिए। बाबा, हम भी जाएंगे उसकी बेटी देखने के लिए, जंताश ने जिद की। बेटा, हम कैसे जा सकते हैं? ये कैसी जिद है? बादशाह ने कहा तो जंताश ने रोना शुरू कर दिया। अच्छा रो मत, तुम चले जाना, मैं तुम्हें वहाँ भिजवा दूंगा, बादशाह ने कहा और जंताश खुश हो गया। शाम के वक्त जब शहजादा मुकर्रिब ख़ास के घर में दाखिल हुआ तो घर वालों का मारे खुशी से बुरा हाल था। जंताश ने नन्ही सी सलातिया को देखा और उसको गोद में उठाकर खुश होने लगा। वक्त के परिंदे ने अपनी उड़ान भरी और 17 साल गुजर गए। इन 17 सालों में हर कोई ये जान गया था कि जंताश सलातिया और सलातिया से जंताश टूटकर मोहब्बत करती है। बादशाह ने भी ये बात तस्लीम कर ली थी, लेकिन मलका को ये बात नापसंद थी क्योंकि उसको सलातिया पसंद नहीं थी। सलातिया भी ये बात जान गई थी कि शहजादे और उसकी मोहब्बत के दरमियान सबसे बड़ा कांटा जंताश की माँ है, और फिर सलातिया ने फैसला कर लिया कि वो इस कांटे को हटा कर रहेगी। सलातिया जानती थी कि मलका के पास ताकतों का अंबार है, वो एक ताकतवर जिनजादी है। और फिर सलातिया ने अपने उस्ताद से मशवरा किया तो उस्ताद ने बताया कि एक अमल है जिसके ज़रिए मलका को ज़ेर किया जा सकता है, मगर इस अमल में 21 इंसानों का खून दरकार होगा और तुम वो अमल करके कामयाब हो सकती हो, यानी ये कि मलका मौत से हमकिनार हो जाएगी। इंसानी बस्ती इस कबीले से ज़्यादा दूर नहीं थी और ये कबीला एक गांव से ज़रा फासले पर खंडरात में मुकीम था। सलातिया ने लोगों का खून पीना शुरू कर दिया।
उसने 16 इंसानों का खून पी लिया था। ये बात न जाने कैसे बादशाह को मालूम हो गई। जब बादशाह सलातिया को नेस्तो नाबूद करने के लिए जा रहा था तो जंताश ने बादशाह की मिन्नतें और वास्ते देकर ऐसा करने से रोका और बादशाह से वादा किया कि वो सलातिया को ऐसा करने से रोकेगा। जंताश सलातिया के पास गया और सलातिया से ऐसा घिनौना काम करने की वजह पूछी तो जवाबन सलातिया ने बताया कि वो उसकी माँ को मारने के लिए ऐसा कर रही है। जंताश को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी ताकतों की मदद से सलातिया को ताबूत में दफन किया और साथ में ये किताब लिख डाली। आखिर में लिखा हुआ था कि सलातिया से मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मगर एक खूनी और एक ऐसे वजूद को कभी माफ़ नहीं कर सकता जो मेरी माँ की जान लेना चाहता हो। मैं अपने इल्म से देख रहा हूँ कि 3 इंसान इस ताबूत को सदियों बाद देखेंगे और उन 3 इंसानों में से किसी एक के जिस्म में सलातिया की रूह हलूल कर जाएगी। आगे सफ़ात खाली थे। हम तीनों लोगों पर जैसे सख्ता सा तारी हो गया था। गहरी खामोशी छाई हुई थी। फवाद डरते हुए बोला, अब क्या होगा? क्या सलातिया जिंदा हो जाएगी? रेहाना बोली, अल्लाह पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। मैंने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। 2 बज रहे थे। हमें वापस जाना होगा, जो कुछ होगा देखा जाएगा। रेहाना बोली, इस ताबूत और किताब का क्या करें? मेरे ख्याल में किताब साथ ले चलते हैं, मैंने कहा, और हम सब वापसी के लिए चल पड़े। 1 घंटे के बाद मैं अपने घर में था। वो किताब मेरे हाथ में थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैं बहुत परेशान था। मुझे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कमरे में बहुत घुटन हो रही थी, इसलिए मैं छत पर आ गया। हल्की हल्की हवा चल रही थी। मैं छत पर चक्कर लगाने लगा। अचानक मुझे यूं लगा जैसे कोई और भी यहाँ मौजूद है। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ वही लड़की खड़ी थी। हाँ, वो सलातिया ही थी। उसके बाल हवा के दोष पर लहरा रहे थे। मैंने जल्दी से वहाँ से दौड़ लगाई। पीछे से मुझे सलातिया के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। मैं अपने कमरे में आया, मुंह पर चादर ली और आंखें मूंद ली। फिर न जाने कब मुझे नींद आ गई। सुबह दादी के शोर से मेरी आँख खुली थी। दादी कह रही थी, रेहाना बीमार हो गई है। मैंने पूछा, क्या हुआ रेहाना को? तो दादी का जवाब सुनकर मुझे ज़मीन और आसमान घूमते हुए दिखाई देने लगे। रेहाना पर आसेब का साया हो गया है। क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मुझे किताब वाली बात याद आ गई कि किसी एक में सलातिया की रूह हलूल कर जाएगी। मैं बिस्तर से उठा और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। दादी यही समझी थी कि मैं रेहाना के घर जा रहा हूँ, लेकिन मैं फवाद को सब कुछ बताने के लिए जा रहा था। रात को भी मैंने सलातिया को देखा था। न जाने क्या होने वाला था। दिमाग में तरह तरह के अंदेशे आ रहे थे। मैं फवाद के घर गया और उसे रेहाना के बारे में बताया। फवाद बोला, यार जमील, मैंने भी कल सलातिया को देखा था। वो मेरी जानिब देखकर हंस रही थी। मेरी बात और है, तू रेहाना के घर जा, उसकी हालत देख, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। मैंने कहा, फवाद ठीक कह रहा है। अच्छा, मैं मामू के घर जा रहा हूँ। मैं मामू के घर आया। कमरे में मामू कुर्सी पर बैठे हुए थे। साथ में मेरी खाला और चची भी इधर ही थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो किसी ने भी कुछ खास नोटिस न लिया। मैंने मामू से कहा, किसी अल्लाह वाले को दिखाया है? मस्जिद के पेश इमाम साहब के पास गया था, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। जमील बेटा, रेहाना की हालत के पेश नज़र मैं बहुत परेशान हूँ। मामू की आंखों में आंसू आ गए थे। अचानक रेहाना ने आंखें खोल दी। रेहाना की आंखें इस तरह सुर्ख हो रही थी जैसे उनमें किसी ने खून उडेल दिया हो। हम सब ने रेहाना की तरफ देखा। रेहाना ने चिल्लाना शुरू कर दिया था। उसकी चीखों से दरो दीवार कांपने लगे थे। वो फिर एकदम चुप हो गई और उसने हंसना शुरू कर दिया। कुछ देर यूं ही हंसती रही, फिर उसने रोना शुरू कर दिया। मुझसे ये मंजर देखा ना गया और मैं कमरे से बाहर निकल आया। मेरा रुख फवाद के घर की जानिब था। फवाद मुझे बाहर ही मिल गया। मैंने फवाद को सारी सूरत हाल बताई तो फवाद ने कहा, जमील, हमें शहर में किसी आमिल से रुजू करना होगा। मैंने कहा, ठीक है फवाद, चलते हैं, लेकिन इस वक्त शहर जाने वाली कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। फवाद ने कहा, कोई बात नहीं, हम बाइक पर चलते हैं। हम शहर पहुंचकर एक बुजुर्ग के आस्थाने में गए। हम इंतज़ारगाह में बैठे हुए अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे थे। आमिल साहब का नाम गुलाब शाह था। 1.5 घंटे के जानलेवा इंतज़ार के बाद हमारा नंबर आया। हम कमरे में गए। कमरे में लोबान और अगरबत्तियों की मशहूर कुन खुशबू फैली हुई थी। फर्श पर एक कारपेट पड़ा हुआ था। आमिल साहब सफ़ेद लिबास में मलबूस थे। आंखों से चमक और चेहरे से रूहानियत टपक रही थी। उन्होंने पूछा,
بولو بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے ان کو بتانا شروع کیا اور پھر آخر تک سب کچھ بتا دیا۔ وہ میری تمام باتیں نہایت توجہ سے سنتے رہے۔ میری بات ختم ہوئی تو وہ آنکھیں بند کر کے مراقبے کی حالت میں بیٹھ گئے۔ 5 منٹ بعد انہوں نے آنکھیں کھولی اور بولے، بیٹا آپ کا مسئلہ بہت سنگین ہے، آپ لوگ کل اسی وقت آ جانا، پھر ہم آپ کے ساتھ آپ کے گاؤں چلیں گے۔ فواد ڈرتے ہوئے بولا، شاہ صاحب آپ کا ہدیہ کتنا ہے؟ عامل صاحب نے فواد کو پہلے تو جلالی نظروں سے دیکھا، پھر بولے، بس میرے لیے دعا کیا کرنا۔ ہم واپس گاؤں آ گئے۔ گاؤں میں ہر کسی کو پتہ چل گیا کہ ریحانہ پر کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے۔ ہر عورت ہر بچہ بس یہی کہہ رہا تھا کہ ریحانہ آسیبی ہو گئی ہے۔ پریشانی کی وجہ سے ماموں کا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا اور وہ بستر سے جا لگے تھے۔ میں جب رات میں سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا، کیونکہ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا تھا۔ نہ میں جنگل جاتا اور نہ یہ سب ہوتا، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں غلطی ریحانہ کی بھی تھی۔ اس نے جنگل جانے کی بے حد ضد کی تھی۔ خیر جو ہوا سو ہوا، اب آنے والے کل کے بارے میں سوچنا تھا۔ اگلے روز میں اور فواد عالم صاحب کے آستانے پر چلے گئے۔ اس مرتبہ ہماری باری کچھ ہی دیر میں آ گئی۔ ہم اندر گئے اور عامل صاحب کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ بولے، کچھ وجوہات کی بنا پر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، لیکن اس مسئلے کا میں نے حل ڈھونڈ لیا ہے۔ جی فرمائیے عامل صاحب، کیا حل ہے؟ میں بے صبری سے بولا۔ عامل صاحب بولے، تمہیں سلاطیہ کے جسم اور اس کتاب کو جلا کر خاکستر کرنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے۔ فواد نے پوچھا، نہیں اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے؟ عامل صاحب بولے، چاندنی رات تھی، میں اور فواد جنگل میں جا رہے تھے۔ فواد کے ہاتھ میں ایک کین تھا، اس کین میں مٹی کا تیل تھا۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے میں وہ جگہ تلاش کر چکے تھے۔ عامل صاحب نے ایک بوتل میں دم کیا ہوا پانی دیا اور کہا تھا کہ تابوت کے پاس پہنچ کر اس پانی کو تابوت کے چاروں طرف حصار کی صورت میں چھڑک دینا، اور تھوڑا پانی تم دونوں اپنے جسم پر بھی چھڑک لینا۔ درخت کے قریب پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ سلاطیہ اسی تابوت میں پڑی ہوئی تھی جس طرح ہم چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر ہم نے عامل صاحب کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ پھر میں نے سلاطیہ کے لاش نما جسم پر مٹی کا تیل اور ساتھ میں کتاب رکھی اور آگ لگا دی۔ آگ نے جیسے ہی کتاب کو چھوا، اس منحوس درخت کو بھی آگ لگ گئی۔ فواد اور میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ جلد ہی ہم گاؤں آ گئے۔ میں اپنے گھر گیا اور بستر پر لیٹ کر تمام واقعات پر غور کرنے لگا کہ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ صبح میں جلدی اٹھا اور ریحانہ کے گھر گیا۔ ریحانہ ٹھیک ہو چکی تھی اور ماموں جان بے انتہا خوش تھے۔ کمرے میں میرے اور ریحانہ کے سوا کوئی نہیں تھا، اس لیے ریحانہ کو میں نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ مجھے معاف کر دو جمیل، میری وجہ سے یہ سب ہوا۔ ریحانہ نے کہا۔ معذرت کی کوئی بات نہیں ریحانہ، میں نے کہا، اور ریحانہ کے چہرے پر جھکنے لگا تو وہ مسکراتی ہوئی بولی، پیچھے ہٹو، اور کمرے سے بھاگ گئی تو میں بے اختیار مسکرا دیا۔